स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको विस्तार से बता दिया था इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, अगर किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बाकी इम्यूनिटी कितने तरह की होती है उसका आउटलाइन सारांश मैंने पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देखिए और इम्यूनिटी क्या है ये समझिए। इसके बाद इम्यूनिटी के कितने तरह हैं यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है ये पूरा आप पढ़िए और 2-3 बार लिख करके पढ़ करके जैसे भी हो आप उसे याद कर लीजिए। अगर आप वो पहले वाले लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे तो आगे जितने भी इम्यूनिटी के तरह होते हैं आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। नहीं तो अगर आप नहीं जानते रहेंगे कितने प्रकार की होती है तो फिर आपको ये पता नहीं रहेगा कि इस हेडिंग के बाद अब कौन हेडिंग आएगी, इसके बाद क्या आएगा, कौन सी इम्यूनिटी किसके अंतर्गत रखी जाती है, ये आप क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वो सारांश आप याद कर लीजिए, देखना ही नहीं उसको आप याद कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इम्यूनिटी कितने तरह की होती है विस्तार से, मतलब एग्जाम में कैसे आपको लिखना है और कैसे समझना है, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बाकी और भी 1-2 वीडियो आगे लगेगा पूरा इम्यूनिटी समाप्त होने में। तो आइए देखते हैं इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। तो एग्जाम में जब आप हेडिंग डाल देंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी तो उसके बाद आप नीचे लिख देंगे देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज, यानी इम्यूनिटी मुख्य रूप से 2 तरह की होती है जो नीचे दिया जा रहा है। एक लाइन आज भी आप इम्यूनिटी के बारे में समझ लीजिए, अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो या फिर देखे हैं तो भी आप क्लियर कर लीजिए इम्यूनिटी क्या है। तो देखिए इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक क्षमता है, एबिलिटी है, जिस क्षमता की वजह से हम बीमारियों से लड़ जाते हैं। मतलब ये है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं लगातार हमारे ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर इसके अलावा अन्य कई पैथोजन हैं जिनका लगातार हमारे शरीर के ऊपर अटैक होता रहता है, यानी कि हम इनसे जूझते रहते हैं। ये हमें बीमारी फैलाना चाहते हैं लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी क्षमता है जिससे हमें बीमारी हो नहीं पाती है, हम पैथोजन से खुद ही लड़ जाते हैं। तो इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। बाकी विस्तार से पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया हुआ है, जाकर के आप वहाँ पर देख लीजिए। अब टाइप ऑफ इम्यूनिटी में जब आप लिख देंगे 2 तरह की, मुख्य रूप से 2 तरह की इम्यूनिटी होती है तो उसमें दोनों पहले आप पॉइंट लिख लेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि इन्नेट और नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसके 3 नाम हैं। क्यों ये तीनों नाम दिए गए हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। और देखिए जो दूसरा तरह है वो है एक्वायर्ड अथवा एडाप्टिव अथवा स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज हम सिर्फ इतना ही बताएंगे इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये पूरा डिटेल हम आपको देंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसके 3 जो नाम दिए गए हैं उन नाम का मतलब क्या है। देखिए इसका पहला नाम है इन्नेट, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा नाम है नेचुरल यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी, और तीसरा नाम है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये तीनों नाम क्यों है ये समझिए। देखिए पहला नाम है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, इसका मतलब होता है इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब जन्म से, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से प्राप्त है, यानी कि किसी पैथोजन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इम्यूनिटी जन्म से हमारे अंदर है, इसको इन्नेट इम्यूनिटी इसलिए कहा जाता है, इनबॉर्न या इन्नेट। और फिर इसके बाद नेचुरल, यानी कि यह प्राकृतिक है, यह कृत्रिम नहीं हो सकती है, ये प्रकृति प्रदत्त होती है हमारी शरीर के अंदर, इसलिए इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अगला है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी इसका जो तीसरा नाम है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसका नाम है। इसका मतलब ये है कि ऐसी इम्यूनिटी जो पर्टिकुलर किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक ना हो, किसी के लिए विशिष्ट ना हो, स्पेशल ना हो। ये इम्यूनिटी ये नहीं कहती है कि हम वायरस के लिए विशिष्ट हैं, वायरस के लिए पर्टिकुलर हैं, वायरस आएगा तो हम रोकेंगे, बैक्टीरिया आएगा तो हम नहीं रोकेंगे, या फंजाई आएगा तो हम रोकेंगे, और प्रोटोजोन आएगा तो नहीं रोकेंगे। ये किसी के लिए स्पेशल नहीं है, सभी को समान रूप से बैरियर के रूप में काम करती है, सभी के लिए। चाहे वायरस आएगा तो भी रोक लेगी, बैक्टीरिया आएगा तो भी रोक लेगी, ये इम्यूनिटी सभी के लिए समान रूप से काम करती है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, यानी कि यह स्पेशल नहीं है। तो तीनों नाम ये क्यों है ये तो आप पूरी तरह से समझ गए। अब जब आप ये हेडिंग डाल देंगे तो इसमें आप लिखेंगे क्या ये समझ लीजिए। तो इसमें जब हेडिंग डाल देंगे इन्नेट इम्यूनिटी, ये तीनों नाम यहाँ पर अब नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर तो आपने पॉइंट में दिखाई दिया, नीचे आप सिर्फ हेडिंग डालेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, और इसमें आप बता देंगे कि ये
इम्यूनिटी जो होती है यानी कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि किसी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। यह नहीं है कि कोई भी संतान खुद से ही जनरेट कर लेती है, ये पेरेंट से यानी माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है और जन्म से ले करके पूरे जीवन भर हमारी सुरक्षा करती रहती है। बाकी इसका नाम नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब तो हमने अभी आपको बता ही दिया है। तो चलिए इसमें लिखना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, इनेट इम्यूनिटी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो इनहेरिटेड का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यानी कि माता पिता से संतानों में जाती रहती है। एंड प्रोटेक्ट इट, और यह सुरक्षा करती है, फ्रॉम बर्थ मतलब जन्म से, थ्रू आउट द लाइफ यानी पूरे जीवन भर। एज इट्स नेम नॉन स्पेसिफिक, जैसा कि इसका नाम है नॉन स्पेसिफिक, इंडिकेट दैट, यह नाम संकेत करता है, इंडिकेट दैट का मतलब ये नाम संकेत करता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, यह स्पेशल नहीं है, विशिष्ट नहीं है, फॉर एनी पर्टिकुलर पैथोजन, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए यह विशिष्ट नहीं है, सभी को समान रूप से रोकती है। सभी का मतलब किसको? पैथोजन को, वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, ऐसे कोई भी पैथोजन आएगा तो सभी को समान रूप से रोकने का काम करेगी। और फिर आगे लिख देंगे इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग बैरियर्स, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बैरियर प्रोवाइड करती है, बाधा प्रोवाइड करती है, बाधा उत्पन्न करती है, किसके लिए? टू एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन की एंट्री के लिए इनटू आवर बॉडी, अपनी यानी हमारी शरीर में। यानी कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये किसी भी पैथोजन को हमारी शरीर में एंट्री करेगा तो उसके लिए बाधा का काम करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है। किसी भी पैथोजन के लिए ये बाधा है, एक प्रकार का बैरियर है। बैरियर क्या होता है? जो किसी चीज़ को रोक दे, तो ये इम्यूनिटी रोकने का काम करती है, किसको? पैथोजन को। इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड 4 टाइप ऑफ बैरियर। अब देखिए, जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो 4 तरह का बैरियर प्रोवाइड कराती है। अगर आप पहला लेक्चर देखें तो वहाँ पर आपको इतना ज़रूर याद होगा, टोटल इम्यूनिटी जो है वो 2 तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी के 4 पार्ट हैं। पहला क्या है? फिजिकल बैरियर, दूसरा क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर, और तीसरा सेलुलर बैरियर, चौथा साइटोकाइन बैरियर। तो ये 4 तरह के बैरियर प्रोवाइड कराती है, 4 तरह की बाधाएं उत्पन्न कराती है, किसके रास्ते में? तो पैथोजन के रास्ते में। अब जो पहला बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर। हमने यहाँ पर चारों पॉइंट एक साथ नहीं लिखा हुआ है, आप एग्जाम में पहले चारों पॉइंट लिख दीजिएगा, इसके बाद एक हेडिंग डालिएगा चारों में से, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट हेडिंग डाल दिया है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? शरीर का एक कोई भाग रहता है। फिजिकल का मतलब क्या? शारीरिक या भौतिक। ये शरीर का कोई भाग है, यानी शरीर का कोई पार्ट है, शरीर का कोई अंग है जो पैथोजन के लिए या वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या किसी भी प्रकार का जो बीमारी फैलाने वाला एजेंट है उनके लिए बैरियर का काम करता है। ये शरीर का कोई भाग होता है, इसका मतलब फिजिकल। फिजिकल का मतलब शारीरिक या भौतिक। तो देखिए क्या इसमें लिखेंगे, आप लिख देंगे दे आर मैकेनिकल बैरियर टू मेनी माइक्रोबियल एजेंट। यह एक प्रकार का मैकेनिकल बैरियर है किसी भी प्रकार के माइक्रोबियल एजेंट के लिए, यानी बीमारी फैलाने वाले एजेंट के लिए। दीज आर ऑफ 2 टाइप, यह भी 2 तरह का होता है। दैट इज, वो दोनों तरह का क्या क्या है? पहला है स्किन और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इन दोनों में से आप पहली हेडिंग डाल देंगे स्किन, दोनों में से आप पहली हेडिंग डाल देंगे स्किन, और दूसरी हेडिंग तो अभी ये लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। अब स्किन क्या है? ये हमारी चमड़ी, स्किन आप इसे जानते ही हैं। और ये जो है किसी भी प्रकार का अगर पैथोजन आता है और हमारी शरीर में एंट्री करना चाहता है तो सबसे पहले ये चमड़ी ही उसे रोक लेगी, हमारी शरीर के अंदर उसे जाने नहीं देगी। तो ये भी एक प्रकार का बैरियर है, यानी कि बाधा है। किसके लिए बाधा है? पैथोजन के लिए बाधा है। तो देखिए नीचे आप इसमें लिख देंगे स्किन में, द स्किन इज द फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी, यानी जो स्किन है वो शरीर की फिजिकल बैरियर है, शरीर के लिए शरीर का फिजिकल बैरियर है। और फिर नीचे लिख देंगे इट्स आउटर लेयर
प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो हमारी स्किन का जो आउटर लेयर है वो काफ़ी टफ होती है और वायरस बैक्टीरिया के लिए बैरियर का काम करती है, उसे प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, हमारे शरीर के अंदर उसे आने नहीं देती है। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग आप डाल देंगे म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि ये भी एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम है, देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण और बैक्टीरिया हमारी शरीर के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन जब हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं यानी सांस लेते हैं, तब जो है सांस के माध्यम से जो वायरस बैक्टीरिया या फिर इसके अलावा डस्ट पार्टिकल जाते हैं वो हमारे फेरिंग्स में या गले में जाकर म्यूकस से चिपक जाते हैं। अब म्यूकस से चिपकने के बाद क्या होते हैं, उसी में वो किल कर जाते हैं। तो या तो हम म्यूकस को ऐसे थूक देते हैं या फिर जो है उसे निगल जाते हैं तो फिर भी निगलने के बाद भी वो जो है फीसेस के माध्यम से यानी लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, या थूक देते हैं तो तुरंत वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें यही बात आप लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, म्यूकस सिक्रीटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन दैट, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस निकलता है वह, दैट मतलब वह ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब छोटे छोटे जो प्राणी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप का मतलब पकड़ लेता है। किसको, तो देखिए डस्ट पार्टिकल कैन इंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में यानी श्वसन के रास्ते से एंट्री करना चाहते हैं, विथ एयर यानी हवा के साथ, ड्यूरिंग ब्रीदिंग का मतलब सांस लेते समय। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि जब सांस लेते समय हम एयर लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हवा के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया हमारी शरीर के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाला म्यूकस इन डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद क्या करता है, ये देखिए, द म्यूकस लोडेड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट, यानी जो म्यूकस लोडेड, यानी म्यूकस लोडेड का मतलब क्या है, म्यूकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है, लोड करना, जैसे नहीं गाड़ी वाड़ी में कोई चीज़ लोड करते हैं तो यहाँ पर किसी गाड़ी में तो लोड नहीं करना है, यहाँ पर म्यूकस से कोई बैक्टीरिया चिपक गया या धूल के कण चिपक गए तो उसे आप कहेंगे म्यूकस लोडेड, यानी म्यूकस अब किससे लोड हो गया, बैक्टीरिया से और डस्ट पार्टिकल से। तो यही बात आप यहाँ पर लिखे हैं, द म्यूकस लोडेड विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल स्वीप इनटू द फेरिंग्स यानी थ्रॉट या गले में। तो ये फेरिंग्स में स्वीप यानी कि फिसल जाते हैं या आगे कर दिए जाते हैं, फेरिंग्स में चले जाते हैं। अब फिर इसके बाद क्या होगा, फ्रॉम द फेरिंग्स यानी फेरिंग से इट इज थ्रोन आउट, ये बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे देखिए अभी धूल के कण वगैरह हमारे गले में आ जाते हैं तो ऐसे कुछ लोग ऐसे करके थूक देते हैं या फिर ऐसे करके निगल भी जाते हैं। तो इसके दो रास्ते हैं, या तो थूक दें तो तुरंत साफ हो गया, या फिर अगर निगल गए तो पेट में जाएगा और आंत या फिर ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए बाहर निकाल दिया जाएगा। तो थ्रोन आउट, और इसके बाद लिख देंगे स्वालोड फ्रॉम एलिमिनेशन, या फिर उसको स्वालोड यानी निगल लिया जाता है। एलिमिनेशन का मतलब साफ करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, यानी या तो तुरंत थूक दिया जाता है या फिर उसे निगल लिया जाता है। निगलने के बाद भी वो बाहर ही निकल जाता है, अंदर कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी देर तक इसमें म्यूकस में चिपक करके वो मर जाते हैं। या फिर अमाशय में जाएंगे तो वहाँ पर भी किल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या विभिन्न प्रकार के अंदर जूस से उसे गुजरना पड़ेगा, तो किसी हाल में उनकी डेथ होना तय है। अब देखिए आगे है, अगली हेडिंग आप डाल देंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखिए इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर थे, इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। तो अभी तो आपने फिजिकल बैरियर देख लिया, 2 तरह के थे, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। और अब जो दूसरा मुख्य तरह का है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब शरीर के अंदर किसी क्रिया के द्वारा अगर बैरियर प्राप्त हो या बैरियर बने तो उसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे
कोई क्रिया का मतलब जैसे हमारे अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है तो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। लीवर से जूस निकल रहा है, पित्त रस, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर। कान से वैक्स निकलता है, खोटी, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर। और ये चमड़ी से स्किन से पसीना या सीबम निकलता है तो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर। यानी शरीर के किसी क्रियाकलाप के द्वारा अगर कोई बैरियर बनता है या इम्यूनिटी बनती है तो उसको फिजियोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। अब देखिए इसके अंदर आप लिखेंगे क्या, तो देखिए द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीटेड सर्टेन केमिकल, यानी जो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है यह कुछ केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, यानी कुछ केमिकल निकालते हैं। विच डिस्पोज ऑफ द पैथोजन फ्रॉम बॉडी, ये जो केमिकल निकलते हैं ये विभिन्न प्रकार के पैथोजन को हमारे शरीर से डिस्पोज कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद फिर आप लिख देंगे बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर का ताप। पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी शरीर के अंदर जो फ्लूइड है उसका पीएच। और इसके बाद एंड वेरियस सिक्रीशन, और शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के स्राव यानी सिक्रीशन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, वो पैथोजन की ग्रोथ को रोक देते हैं। बहुत ही आसान है, आप एक बार दो बार इसको पढ़िए, 2 बार 3 बार लिखिए, एकदम आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद आप लिख देंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर आर एज फॉलोज, यानी फिजिकल बैरियर के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं। तो देखिए जो पहला उदाहरण, ऐसे 1 से लेकर के 6-7 तक मैंने उदाहरण दिया हुआ है, सबको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला देखिए क्या है, पहला है देखिए एसिड ऑफ स्टमच किल्स मोस्ट इंजेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसिड ऑफ स्टमच यानी कि जो अमाशय का एसिड है, कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो जो है किल्स का मतलब मार देता है मोस्ट इंजेक्टेड ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम भोजन के साथ इंजेक्ट कर जाते हैं यानी निगल जाते हैं, वो अमाशय में जा कर के किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। कौन किल करता है, तो एसिड ऑफ स्टमच यानी कि अमाशय का अम्ल। और कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके बाद दूसरी लाइन लिख देंगे बाइल जूस, बाइल जूस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाइल जूस आप जानते हैं पित्त रस, ये भी विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। इसके बाद लिख देंगे सीरुमेन ईयर वैक्स। सीरुमेन का मतलब क्या, ईयर वैक्स, कान में जो खोंट होती है उसको सीरुमेन उसमें होता है, यानी कि वैक्स होती है। और उस वैक्स को आप कान से निकाले भी होंगे, कुछ लोग तो गाड़ी की चाबी से ही निकालते हुए देखे होंगे कुछ लोगों को, या फिर कुछ लोग माचिस की तीली से कान से वैक्स निकालते हैं। आप भी कभी ना कभी किसी चीज़ से वैक्स निकाले होंगे, और जो लोग निकालते हैं उनको हैबिट होती है, हमेशा निकालते ही रहते हैं। और जो नहीं निकालते हैं वो सालों सालों तक कभी जो है नहीं निकालते हैं। तो आप खुद निकाले होंगे या निकालते हुए किसी को देखे होंगे। ये वैक्स जो है वो क्या करती है, ट्रैप पकड़ती है किसको, डस्ट पार्टिकल एंड किल्स पैथोजन। ये पैथोजन को भी किल करती है और डस्ट पार्टिकल को भी कान के अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि इसी वैक्स में ही डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है और बाद में आप इसे निकाल देते हैं। इसके बाद है लाइसोजाइम इज गुड क्वांटिटी इन टीयर एंड सलाइवा। टीयर और सलाइवा, टीयर मतलब आंसू में और सलाइवा मतलब कि लार में। लाइसोजाइम गुड क्वांटिटी यानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये बैक्टीरिया की वाल को नष्ट कर देता है, इसलिए बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आंसू में भी, यानी कि आँख में जो आंसू निकलता है उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है और लार में भी पाया जाता है, ये दोनों बैक्टीरिया को मारते हैं। इसके बाद नेजल हेयर फिल्टर आउट माइक्रोब्स एंड डस्ट इन नोज। नेजल हेयर, नाक में जो बाल पाए जाते हैं, कुछ लोग नाक के बाल नोच करके निकालते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नाई की दुकान पर अगर बाल कटवाते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं कि नाक के अंदर कैंची से बाल कटवा देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। 1-2 बाल 4 बाल जो बाहर निकले हैं उसे आप कटवा दीजिए। बाकी नाक के अंदर जो बाल हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है हमारी नाक के अंदर, वो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं, विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं, फिल्टर कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नाक के अंदर जो बाल पाया जाता है वो भी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसके बाद देखिए यूरिन वाशेस माइक्रोब्स फ्रॉम यूरिथ्रा। यूरिन
यानी जो पेशाब है वो भी यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग को वाशिश धोता रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर यूरेथ्रा के माध्यम से कोई भी माइक्रोब्स या बीमारी फैलाने वाले एजेंट हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं। इसके बाद फिर देखिए आखिरी क्या है, सीबम, स्वेट्स यानी पसीना के माध्यम से जो सीबम निकलता है। पसीना में एक प्रकार का जो है तैलीय पदार्थ पाया जाता है। तैलीय पदार्थ होता है जो हमारी शरीर के ऊपर एक परत चढ़ा देता है, एक फिल्म बना देता है, जिससे हम बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है, सीबम फार्म ए प्रोटेक्टिव एसिड फिल्म। सीबम जो है एक प्रोटेक्टिव एसिड फिल्म बनाता है, एक परत बनाता है ओवर बॉडी यानी शरीर के ऊपर। ये भी एक प्रकार का सुरक्षा का काम करता है, ये भी एक प्रकार का बैरियर है। तो दोस्तों 2 बैरियर आपने देख लिया, इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर, फिजिकल आपने देख लिया, फिजियोलॉजिकल आपने देख लिया। अब तीसरा है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर का पूरा पार्ट हम नहीं आज बताएंगे, कुछ बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और बाकी एक बैरियर और बचेगा साइटोकाइन बैरियर, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सेलुलर बैरियर क्या है। सेलुलर का मतलब कुछ हमारी शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बैरियर यानी कि बाधा का काम करती हैं, किसके लिए, तो पैथोजन के लिए। अब नीचे लिख देंगे दीज आर सर्टेन दैट इज, यानी जो सेलुलर बैरियर है वो कई तरह का है, नीचे वो दिया जा रहा है, जिसमें पहला है ल्यूकोसाइट्स। इस ल्यूकोसाइट्स के अलावा मैक्रोफेजेज हैं और कई हैं, नीचे सब आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC। आप जानते हैं RBC WBC, WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहा जाता है। तो नीचे आप लिख देंगे इसमें न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर मेजर फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स तो कई हैं, लेकिन उसमें जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं ये दोनों मेजर फैगोसाइटिक हैं। मेजर फैगोसाइट का मतलब मुख्य रूप से, फैगोसाइटिक का मतलब कि निगलने वाली होती हैं, ये बैक्टीरिया को निगल जाती हैं। फैगोसाइटिक का मतलब बैक्टीरिया को निगल लेती हैं ये। अब इसमें 2 मुख्य रूप से बताया गया है। तो पहला है न्यूट्रोफिल्स और दूसरा है मोनोसाइट, यानी जो दोनों ये कोशिकाएं हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, यह मुख्य रूप से फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट हैं। तो सबसे पहले हम 2 लाइन बता देंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में और 2 लाइन बता देंगे मोनोसाइट के बारे में, तो ल्यूकोसाइट भी समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स में आप क्या लिख देंगे, द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज मेनी लोब्ड, यानी जो न्यूट्रोफिल्स का, यहाँ पर मैंने कोशिका बना दिया है न्यूट्रोफिल्स, WBC है ये, न्यूट्रोफिल्स है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मेनी लोब्ड होता है, इसमें कई लोब होते हैं। देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें कई लोब हैं। दे हैव फाइन ग्रेन्यूल्स, इसके पास बहुत पतले पतले ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने दिखाया हुआ है। इसके बाद आप लिख देंगे इट इज मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल WBC, यानी जितने भी WBC होते हैं उसमें इसकी संख्या काफ़ी होती है, यानी बहुत अधिक होती है, 70% के आसपास इसकी संख्या होती है। सबसे अधिक जितने भी WBC होते हैं उसमें जो न्यूट्रोफिल्स है उसकी संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद आप लिख देंगे दे ईट हार्मफुल जर्म्स, यह जो हार्मफुल जर्म्स है उनको ईट कर जाती है यानी खा जाती है। हार्मफुल जर्म का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले जो जर्म हैं, जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको खा जाती है। आगे आप लिख देंगे देयरफॉर इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर, इस प्रकार यह फैगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी कि निगलने का काम करती है। किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट हैं उनको निगलने का काम करती है। इट इज 50 to 70% ऑफ टोटल WBC, यानी जो टोटल WBC होते हैं उसमें से यह 50 से 70% होती है। केवल कौन, न्यूट्रोफिल्स बहुत अधिक संख्या में होती है, और आप तो इसका काम देख ही रहे हैं, बैक्टीरिया को निगलने का काम करती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मेनी लोब्ड, कई इसमें लोब होते हैं और छोटे छोटे ग्रेन्यूल भी इसमें पाए जाते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरे तरह की ल्यूकोसाइट्स है जो फैगोसाइट का काम करती हैं वो कौन है, तो देखिए ये है मोनोसाइट्स। इसका फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये देखिए इसमें आप लिखेंगे दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ WBC, ये लार्जेस्ट होती है, इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और इसकी संख्या सबसे अधिक होती है और इसकी साइज़ सबसे अधिक होती है। इस बात को आप याद रखिएगा।
न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है और मोनोसाइट्स की साइज अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो मेनी लोब्ड होता है और जो मोनोसाइट का न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है, सेम के बीज की तरह से। आप देख रहे हैं इसका न्यूक्लियस। आगे लिख देंगे जेनरली दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेज आफ्टर इंटरिंग टिश्यू स्पेस। देखिए यह वेसल्स में तो बहती रहती हैं। अब WBC है तो ब्लड के साथ बहेगी, RBC WBC सभी तो वेसल्स में बहती रहती हैं, नसों में। लेकिन जब तक नसों में रहेगी, वेसल्स में रहेगी, तब तक तो ये मोनोसाइट रहती है। लेकिन किसी इमरजेंसी में या किसी इन्फेक्शन के दौरान जब यह वेसल्स से टिश्यू में उतर जाते हैं, जैसे देखिए ये बॉडी का कोई पार्ट मान लीजिए हाथ है और इसके अंदर ये नसें हैं, तो जब तक इन नसों में ये बहती रहेगी मोनोसाइट्स, तब तक तो मोनोसाइट है। और जब ये टिश्यू में उतर जाती है, ये टिश्यू है, यहाँ पर ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, तो जब टिश्यू में उतर जाएगी, आ जाएगी, तब जो है ये किसका काम करना, तब ये मैक्रोफेज में चेंज हो जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा कि मोनोसाइट ही मैक्रोफेज में चेंज हो जाती है। कब? जब वेसल्स से टिश्यू में उतर जाती है तब। इसके बाद आप फिर लिख देंगे द न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड, यानी जो इसका न्यूक्लियस है वो बीन शेप्ड। बीन का मतलब बजाने वाला बीन नहीं, बीन का मतलब ये जो सेम होती है, सेम आप देखे होंगे, सेम का बीज इस तरह का कुछ होता है, तो उसी तरह से इसका न्यूक्लियस होता है। आगे आप लिख देंगे दे आर मोटाइल। ये मोटाइल होती है, मोटाइल का मतलब दे आर मोबाइल। मोबाइल में मोटाइल का मतलब भी होता है चल, और मोबाइल का मतलब होता है चलायमान। बात एक ही है। तो इसके पास फ्लैजिला वगैरह तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर मोबाइल लिख देना अच्छा है। मोबाइल का मतलब यह चलायमान होती है, यानी मूव करती है। मोबाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर, और यह फैगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी कि ये भी निगलने का काम करती है। जैसा कि ऊपर ही आपने देख लिया है कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। आगे आप लिख देंगे दे इंगल्फ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह बैक्टीरिया और विभिन्न प्रकार के अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी फैलाते हैं उनको इंगल्फ कर जाती है, यानी कि खा जाती है, निगल जाती है। और इसकी जो मात्रा होती है केवल 2 से 10% होती है। इसके पहले आपने न्यूट्रोफिल्स के लिए देखा था 50 से 70%, और जो है मोनोसाइट जो है वो 2 से 10% है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि जो इनेट इम्यूनिटी है उसके 4 बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। तो फिजिकल मैंने पूरा समाप्त कर दिया, फिजियोलॉजिकल मैंने पूरा समाप्त कर दिया, और सेलुलर बैरियर में मैंने एक बता दिया है। सेलुलर बैरियर में मैंने एक बता दिया है ल्यूकोसाइट्स। तो अगले वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट मैं पूरा समाप्त कर दूंगा, और इसके बाद साइटोकाइन यानी कि चौथा बैरियर भी मैं पूरा समझा दूंगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम यहीं से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।